वैसे भी वो रात में एक तरफ थोड़ा सा उजाला करके चला जाता था, दरवाजे पर थोड़ा उजाला रखना पड़ता था। गेट बंद। मंदिरों की इतनी अच्छी स्थिति कि यदि आपने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए तो बाहर कितनी भी ठंड हो, कितनी भी हवाएं चल रही हो, अंदर तो ऐसा लगता कि बिल्कुल शांत। क्यों? उसका कारण था कि पुराने मंदिर जो बने हुए रहते हैं या पुराने घर जो बनते थे, मोटी मोटी बड़ी बड़ी दीवालों के बनते, बहुत चौड़ी चौड़ी दीवालों के बनते, और उस समय पत्थर और चूने का मसाला जो भी उसके हिसाब से होता, नीचे का भी फर्श जो होता वो ही पुराने मसाले से होता। तो ऐसा होने पर सर्दियों के दिनों में अंदर गर्माश, और उन मंदिरों में गर्मियों के दिनों में ठंडक रहती है। ये उनका अपना एसी सिस्टम पुराने विज्ञान का पहले ही से ही चलता था, और इन मंदिरों का उपयोग आचार्य श्री ने बहुत किया। मैंने स्वयं देखा संघ में गर्मी के समय बिना पाटा बिना चिटाई के भी आचार्य श्री यूं फर्श पर बैठ करके अपना पूरा समय एकदम दूर एकांत मंदिर जो उस हिसाब के दिन भर बैठे रहे। कई बार तो रात्रि विश्राम भी यूं। तभी तो मुनि को भूशयन की बात लिखी है कि मुनि भूशयन करे, लेकिन प्रश्न ये उठता है कैसे भू पर शयन करे, कैसी जमीन पर शयन करे। आप जैसे मार्बल लगा दें और बढ़िया टाइल्स लगा दें और फिर कहें महाराज जी लिखा है भू शयन करो, तो ये तो सब ले जाएगा। इस भू के लिए शयन करने को नहीं कहा। भू भी उस किस्म की होना चाहिए, उस प्रकृति की होना चाहिए जो हमारे शरीर को अनुकूल बैठे। पाषाण में, संगमरमर में और देसी पाषाण में अंतर। देसी पाषाण में भी बहुत दिन पुराना पाषाण और नया नया तराश करके रखा पाषाण, उसमें अंतर। आज के फर्शों पर असुविधाएं बहुत हैं। आज की जमीन जो तैयार की जा रही है उस पर सहज प्रकृतिकृत उपयोग करना साधना में प्रतिकूल पड़ता है। नेचुरल जो गुफाएं बनती थी, जो मंदिर बनते थे पुरानी टेक्निक से, उनकी बात लगती। आचार्य श्री को मैंने कई जगहों में स्वयं ऐसा देखा कि यूं ही जहां उनको लगता कि ये अनुकूल है तो बिन चटाई बिन पाटे के बैठना भी और विश्राम करना। पसीना भी आएगा तो कहाँ सोख लेगा कुछ पता नहीं, वो वहीं के वहीं नहीं रहेगा। ऐसे समय में शीतकालीन अल्प प्रवास कुंडलपुर जी में चल रहा था। केसलुंच मैंने सुबह जल्दी उठ करके प्रारंभ किया। करते रहे करते रहे करते रहे, सुनसान समय था, मन लगा करके करते रहे, लेकिन बालों की सघनता और मजबूती जो आई तो उसमें अनुमान से समय कुछ ज़्यादा लग रहा था। लगने दो, कोई बात नहीं। अब रात में कोई छुल्लक जी वगैरह भी आना जाना उठना किए, उनके भी ख्याल में आया ब्रह्मचारी बैठा है, केस लुंच कर रहा है, ये वो। तो समय लगा, सुबह हो गई, फिर भी केस लुंच हमारा पूरा नहीं हुआ। अब सुबह होते साथ ऐसा लगा कि ये अंदाज था कि सुबह सुबह तक हम कर लेंगे, लेकिन ये तो टाइम ज़्यादा लग गया। कोई बात नहीं, फिर भी जल्दी जल्दी करो, करना ही है। आचार्य श्री मंदिर से निकल करके वंदना करते हुए जंगल से नीचे जाएं, आहार को उसके पहले अपन उपस्थित हो जाएं, तब तो बहुत अच्छी बात मानी जाएगी। उस हिसाब से स्पीड बढ़ा करके कर तो रहे, लेकिन टाइम लग रहा। फिर भी केसलुंच किया। केसलुंच थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन हो गया। आचार्य श्री निकले, सर्दियों में थोड़ा विलंब से निकलते हैं, टाइम रहता है। आचार्य भक्ति करने के बाद भी मंदिर के अंदर ही बैठे रहते हैं। तो मुझे लगा कि
आचार्य मिल जाएंगे और जल्दी जल्दी करके दर्शन करने के भाव से पहुंच गए। दर्शन कर लिया। मन में तो ये था ही कि समय इस बार ज्यादा लगा है, और ऐसा न हो आचार्य से पूछ लें कि कितना समय लगा, तो फिर बताएंगे ही बताएंगे। पर समय की कोई बात भी नहीं होती है। केसलुंच अपना एक नियम होता है, हालांकि ब्रह्मचारी अवस्था के नियम नहीं है, पर आचार्य ने स्वयं अपनी ब्रह्मचारी अवस्था में केसलुंच किए। संग में भी यदि किसी ने भाव रखा तो साधना की दृष्टि से मना नहीं किया। मैं दर्शन कर ही रहा था आचार्य श्री के कि छुल्लक जी आ गए। बोले आचार्य श्री ये तो बहुत रात से केसलुंच कर रहा है, इसका तो बहुत समय लगा। अब उन्होंने सारी बात खोल दी। अब मुझे लगा अरे ये तो इन्होंने बात रख दी। मुझे ये लगा कि आचार्य श्री कुछ ना कुछ तो कहेंगे, क्यों ज्यादा समय लगा, क्यों इतना विलंब हुआ, कुछ पूछेंगे। मेरे चेहरे पर उन्होंने थोड़ी निराशा देखी, जो एक प्रसन्नता प्रकट होना चाहिए वो उनको दिखी नहीं, थोड़ी निराशा दिखी कि महाराज जी ने कह दिया कि इसको तो समय ज्यादा लगा, ये तो बहुत रात से कर रहा है। तो आचार्य श्री क्या कहते हैं, देखो ये आचार्यों की दूरदर्शिता और एक उनके व्यक्तित्व का स्वभाव। आचार्य श्री क्या कहते हैं उस समय, अरे समय लगा तो क्या हुआ, उसकी बहुत लंबी सामायिक हो गई। समय लगा तो क्या हुआ, बहुत लंबी सामायिक हो गई। अरे केसलुंच करने में किसी को ज्यादा समय लग जाए तो उसका तप भी बड़ा ही माना जाता है। जब ऐसा आचार्य श्री ने कहा तो छुल्लक जी तो थोड़े शांत हो गए, और मुझे लगा कि ये तो अपना सपोर्ट, अपना पक्ष हो गया ना। फिर आचार्य श्री ने धीरे से कहा इस बार क्यों, हाँ वो नए वाल आते हैं ना, मुझे भी ऐसा हुआ था दूसरी बार में। तो ऐसा करके आचार्य श्री ने उस बात को उस रूप में लिया। बड़ों की दृष्टि, दूरदर्शिता आदि ये एक व्यक्तिगत गुण होते हैं। उसको किस नजरिए से हम देख लें ये हमारे उस समय के दृष्टिकोण पर रहता है। आचार्य श्री अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं, और एक दिन उनके मन में ख्याल आया होगा विहार करने का, बिन बताए, किसी को सूचना भी नहीं, आहारचर्या की। और आहारचर्या से सीधे ही सीधे न मंदिर न पहाड़ी पर मानस स्तंभ के दर्शन किए कुंडलपुर में सामने सामने, और वहीं से बाहर निकल गए। बाहर निकल गए, किस तरफ जा रहे होंगे तो लोगों ने कुछ नहीं पूछा, जंगल वंगल का कोई विकल्प। थोड़ा और आगे बढ़ गए। आचार्य श्री बढ़ते बढ़ते कहते हैं मालूम है आपको कि हम कहाँ जा रहे तो बोले नहीं गुरुदेव। बोले बिहार हो गया, पटेरा जा रहा हूं। अरे बिहार हो गया, महाराज जियों के आहार चल रहे हैं। आचार्य श्री का बिहार हो गया। जैसे ही समाचार अंदर गया तो महाराजों को हलचल हो गई, बिहार हो गया, कहाँ को बिहार हो गया, कहाँ तक जाएंगे। फटफट सब महाराज जियों ने आहार वाहार किया। अब ब्रह्मचारी के आहार करने का समय, और महाराज जी पकड़ रहे, भैया वो थैला वहां से उठा लेना, भैया वो वहां हमारे कपड़े रखे हुए, अब ब्रह्मचारी वो ऐसा। अब महाराज जी आहार कर करके जल्दी काम बता बता के निकल रहे। अब काम करें कि भोजन करें कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हलचल हो गई शराबकों में भी। आचार्य श्री का बिहार हो गया, बिहार हो गया। तो जहां बिहार होता है तो शराबक अपनी तैयारी में लग जाते हैं, फिर कौन किसको पूछे। किसी ने कहा भैया पहले भैया जी का भोजन तो कराओ। भोजन किया, सब स्थान देखा, पहाड़ पर चटाई विटाई रखी हैं। कमेटी वालों को कहा, उन्होंने ऊपर से सब सामान मंगाया। नीचे जो भी थोड़ा बहुत सामान सुबह सुबह का रखा रहता था वो सब इकट्ठा किया। अब ये अंदाज नहीं कि आचार्य श्री कहाँ,
पर ये मालूम हो गया कि पटेरा का नाम लिया है, तो ये सोचा कि पटेरा रुकेंगे तो थोड़ा आराम से चले जाएंगे। कमेटी वालों ने कहा चिंता नहीं करो, पटेरा 5 किलोमीटर है, अपन चलेंगे। तो जो जल्दी में चलना चाहिए वो थोड़े से और आराम में आ गए। अब गाड़ी वाहन कमेटी वालों ने तैयार किया, ये सामान वो सामान ऐसा, तो लगभग 2-2:30 बजा दिए। पटेरा ही तो जाना है, पटेरा में तो आचर्षी है। लेकिन जैसे ही हम लोग आगे बढ़े और पटेरा पहुंचते पहुंचते मालूम चला कि आचर्षी ने तो यहां से भी बिहार कर दिया। अब बिहार कर दिया तो कहां को किया? हिंडोरिया। अंदाज से लोगों ने बता दिया हिंडोरिया। अब हिंडोरिया है तो ठीक है, पटेरा से हिंडोरिया रास्ता तो है ही। डालचंद जी पटेरा वाले एक अच्छे श्रावक थे, संघ की भैयावृत्ति में लगे रहते थे। उनका गांव पटेरा था। बोले भैया चिंता नहीं करो, अपन थोड़ा रुको, हम घर होकर के आते हैं, अपन हिंडोरिया तक चलेंगे, अभी समय तो है अपने पास में 2 घंटे का। ठीक है चलेंगे। अब वो अपने गए घर वर, थोड़ा देख करके काम करके आ गए। चलो भैया अपन सामान ले चलते हैं। अब वहां से सामान आगे हिंडोरिया पहुंचा। अब जैसे ही हिंडोरिया हम पहुंचे, पूछताछ जैसे ही की, तो वहां लोगों ने बताया कि आचर्षी आए तो थे लेकिन रुके नहीं। किस तरफ निकल गए, कहां चले गए? बोले वो तो बांधकपुर तरफ चले गए। अब आप सोचो, कुंडलपुर से पटेरा 5 किलोमीटर तो ठीक सामयिक के पहले, लेकिन पटेरा से सामयिक के बाद 15 किलोमीटर, लगभग 15-16 किलोमीटर हिंडोरिया, और वहां से 8-9 या 10 किलोमीटर लगभग बांधकपुर। और साधन वहां कुछ बनते नहीं क्योंकि वो अलग रास्ता हो गया। पैदल पैदल वाले, अपने वाहन वाले तो कभी भी चले जाएं, ऐसे कोई वाहन बार बार नहीं, कोई 1-2 बसें तो वो समय पर मिलेंगी। अब वहां जाके पूछा, मालूम हुआ आचर्षी तो यहां से भी निकल गए। अब मुश्किल में पड़ गए, अब तो रास्ता ही अलग हो गया, क्या करें? अब डालचंद जी चिंता में खड़े, और शाम के 5 बज रहे। अब 5 बज रहे शाम के, तो डालचंद जी कहते भैया अब काम नहीं बनेगा, अब गाड़ी वाहन वगैरह भी नहीं है, साधन भी नहीं है, अब क्या करना? बसें तो जाती नहीं है, समय पर ही कोई बस जाएगी, ये साधन तो अपना इतना था, इसका हो गया, अब चलो ठीक है। कहने लगे भैया पानी वानी? हमने कहा मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने क्यों, अब किसको कहें तुरंत में, कहा? बोले बात तो सही है, अब यहाँ किसी को कहा तो है नहीं। मंदिर एक चैत्यालय के रूप में बना था, अंदर जाएं बस्ती में, तो हमने कहा बस्ती अस्ती में जाओगे और टाइम लगेगा, बस स्टैंड पर ही यहीं बैठो, सामान आमान रखा है। तो बोले भैया एक काम करो, आप रुको, हम यहीं पास में आते हैं, एक शिक्षक का घर यहीं पर है, जैन टीचर हैं, वो परिचित, हम पूछे लेते उनके यहाँ पर। चले गए, उन्होंने पूछा होगा, बाद में जो स्थिति मालूम चली तो उन्होंने कहा भैया शाम को भैया जी का भोजन वगैरह थोड़ा देख लो। अब उनके परिवारीजन आ गए, बोले डालचंद जी सोले वाला इंतजाम तो नहीं है। तो फिर बोले अब क्या उपाय करें? तो उन्होंने कहा सुनो, सोला बोला तो छोड़ो, दाल चावल तो आपके पास होंगे ना? बोले हैं। साफ करो, पानी लेके आ जाओ, बस कुछ नहीं, बना दो। उन्होंने खिचड़ी बनवाई, डालचंद जी ने भी खिचड़ी खाई, हमने भी खिचड़ी खाई, और डालचंद जी पूरे संघ को आज तक, वो जब तक भी रहे यही सुनाते रहे कि वो पटेरा वाली खिचड़ी मुझे आज तक याद है, किस परिस्थिति में कैसे बनी। उतना तो ले नहीं था, क्योंकि अब उतना भी जाएगा फिर रात में, और कल और कहाँ अगला कौन सा बिहार हो जाएगा, कहाँ क्या भरोसा आचर्षी का। पिछले अनुभव रहे ही अम्बाड़ा वाले, और सुबह सुबह भी लंबा बिहार, पूरे संघ की चर्या, उसके बाद में जो हुआ, तो ऐसा अनुभव प्रारंभिक अवस्थाओं में होता है, और उसी अनुभवों में पक्के तब पाते हैं। चिंता तो दूसरी भी थी कि सर्दी का समय है, सब यहाँ पर हैं, चटाई वगैरह, बांधकपुर में असुविधा हो रही होगी, जल्दी चलना है, लेकिन बस ही नहीं थी। बस लगभग शाम को
7 बजे के आसपास वहाँ आती थी और जो बांदकपुर जाती थी। तब तक वहीं पर रुके रहे, बैठे रहे। बस आई, बस में सामान रखा। प्रारंभिक समय की बातें सुनो, और आचार्य को कोई चिंता नहीं, पीछे जो है बोझा ने, हम तो अपने निकल गए, संग पीछे लग जाता। लगभग वो बस भी तुरंत नहीं निकलती, आधा घंटा खड़ी रहती, तो और विलंब हो गया। पहुंचते पहुंचते 8 साढ़े 8 बज गए। मंदिर में जैसे ही पहुंचे, सारे महाराज मंदिर की परिक्रमा में ऐसे ही चौकी पाटों पर आराम से, जो इंतजाम गांव वालों के थे, पाटे लगा दिए, तखत लगा दिए। अब वो तो सब ऐसे रहते ही हैं, ठंडा समय था, सब महाराज जी आचार्य सब सामायिक कर रहे। जैसे ही डालचंद जी ने जय बोली तो अंदाज लग गया कि ब्रह्मचारी आ गए। बस महाराज जी वगैरह, छोटे छोटे छुल्लक जी वगैरह तो प्रतीक्षा में थे ही। अंदर प्रवेश किया, दर्शन हुए। आचार्य ने मुस्कुरा करके हाँ समझ लिया और संकेत दे दिया, ठीक आ गए। और सब फिर किया। रात्रि अच्छे से निकल गई। 8-10 दिन बांदकपुर में रहे, प्रवचन हुए, जैन जैनेतरों ने लाभ लिया। छोटे छोटे गांवों में भी आचार्य समय देते थे और विहार करते रहे। ग्राम नगरों से विहार करते करते आचार्य श्री कौनी जी, कुंडलगिरी जिसका नाम है, पाटन जबलपुर के पास है, छोटा सा क्षेत्र है। उस क्षेत्र की वंदना के निमित्त से आगे बढ़े और कौनी जी पहुंच गए। और लगभग फरवरी का माह समाप्त होने की ओर था, कौनी जी में प्रवेश किया। क्षेत्र बहुत छोटा, मंदिर थे। संघ को रहने को केवल एक छोटे से हाल के अलावा कुछ नहीं था। दिन में मंदिरों में बैठ जाएं, पर रात्रि विश्राम करना हो तो एक हाल बना हुआ था। 2-3 कमरे थे, उसमें किसी में मैनेजर, पुजारी थोड़ा अलग, और 1-2 कमरे चौकों के लिए। और चौके भी लगना है तो फिर आप अपना बाहर कोई इंतजाम करो या मंदिर की दहलान वगैरह देखो, इसके अलावा कोई जगह नहीं। और आचार्य को क्षेत्र की वंदना करके लगा रुकना यहाँ पर ठीक है, रुक गए। आसपास के गांव से लोग आते, चौके लगाते, चले जाते। दिन भर पढ़ाई लिखाई चलती, प्रशस्तता साधना चलती रही। दिन में संघ कहीं भी कोई भी महाराज जी बैठे हैं, लेकिन शाम को बस पूरा संघ, और लगभग संघ भी दिन में उसी हॉल में ही बैठा रहता था।